Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. लेटर जो हैं अक्षर हमारे पास में अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं. इन अक्षरों के बीच में संबंधों को कई प्रकार से देखा जा सकता है. इनके बहुत सारे बेसिक्स हमारे पास में होते हैं. अक्षरों के बारे में बहुत सारी मूलभूत बातें हमारे पास में होती हैं जिनको हम अभी जानते हुए चल रहे हैं. और जैसा मैंने कहा कि अभी जो आप लोग सीख रहे हो वो इन सारे टॉपिक्स के अंदर आप लोगों का काम आने वाला है. तो स्वागत है आप सभी का. लेटर बेस्ड, अक्षर बेस्ड हमारे पास में जो क्लास है, ये क्लास नंबर 3 जो एक जेन्युइन क्लास के रूप में आपके पास में है. जेन्युइन बेसिक्स आप इसके अंदर सीख रहे हो अक्षरों के ऊपर आधारित. ठीक है. तो प्रीवियस सेशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अक्षरों के बीच में संबंध को कैसे देखते हैं. ठीक है. रिलेशन बिटवीन इंग्लिश अल्फाबेट हमने देखा था. अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों के बीच संबंध. ठीक है. तो देखो वर्णमाला में हमारे पास में 26 अक्षर हैं. उनके बीच में रिलेशन पे हमने बात करी थी. दो तरह के संबंध हमारे पास में हो सकते हैं. कौन कौन से दो संबंध थे वो हमारे पास में? एक तो आप घड़ी की दिशा में रिलेशन देख सकते हो, कितने स्थान का रिलेशन है. घड़ी के विपरीत देख सकते हो, दो दिशाओं में देखा जा सकता है. ठीक है. तो दोनों तरफ हम लोग चेक कर सकते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड. तो दो तरह के रिलेशन थे. उदाहरण के तौर पे हम बहुत सारे एग्जांपल्स इस पे कर चुके हैं. ठीक है. जैसे आपको आर और यहां पर बी में संबंध चाहिए. आर हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला में 18 नंबर पे होता है, बी दूसरे नंबर पे होता है. अब तक ये आपको बहुत अच्छे लेवल पे याद हो गए होंगे, ये मैं मान के चलता हूं. 18 से 2 आपके पास में आएगा तो आप कह सकते हो सर 18 में से 16 घटाओगे तो 2 आ जाता है. तो माइनस दर्शाता है बैकवर्ड क्रम को हमारे पास में, और प्लस दर्शाता है फॉरवर्ड को. ध्यान से देखना, ये योगफल 26 हमारे पास होता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड स्थितियों का योगफल. तो 16 है, इधर हमारे पास में होगा प्लस का 10. तो अगर हम घड़ी की दिशा में जाना चाहते हैं आर से बी तक तो हमें 10 स्थान आगे चलना है. अगर हम घड़ी की विपरीत दिशा में जाना चाहते हैं तो माइनस 16 स्थान आपको पीछे चलना है. प्लस और माइनस केवल यहां फॉरवर्ड और बैकवर्ड को दर्शा रहे हैं. ठीक है. बीच के अक्षरों के ऊपर भी हमने देखा था कि भाई बीच के अक्षरों के रूप में भी रिलेशन आपको देखना होता है. तो बीच के अक्षरों के बीच में किस तरह के रिलेशंस आपके पास में हो जाते हैं. देखो, बीच के अक्षरों में अगर रिलेशन आपको देखना है तो आप इस तरीके से कहोगे आर और बी के बीच में कितने अक्षर हैं. तो फॉरवर्ड दिशा में 10 माइनस 1 यानी कि 9 अक्षर होते हैं फॉरवर्ड. अगर कोई बैकवर्ड पूछ ले तो हम कहेंगे 16 में से 1 कम कर दो, 15 होते हैं बैकवर्ड दिशा में. ठीक है. ये हमारे पास में दो अक्षरों के बीच में रिलेशन को दर्शाने का तरीका होता है. या तो उन अक्षरों के बीच में जो बीच के अक्षर हैं उनकी संख्या के आधार पे, या हमारे पास में उनके बीच में स्थानों के आधार पे रिलेशन. तो इस तरीके से दो अक्षरों में रिलेशन देखा जाता है. इतना हम लास्ट सेशन के अंदर देख चुके थे. अब इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाने वाले हैं कि अभी तक एक अक्षर की बात करी है, अगर हमारे पास में एक से ज्यादा अक्षर हैं तो उनके बीच में संबंध किस तरीके से देखा जाएगा. ठीक है. एक से ज्यादा अक्षर हमारे पास में है. अगर एक से ज्यादा अक्षर हो, if there is more than one letter और लेटर क्लस्टर. क्लस्टर कहते हैं एक साथ हमारे पास समूह में बहुत सारे अक्षर हैं. ठीक है. तब क्या होगा? जैसे हमारे पास में यहां पे दो अक्षर हैं सी और ए, और इनके साथ में रिलेशन हमें देखना है ई और सी का. दो अक्षर का दो अक्षर से. तब हमारे पास में रिलेशन कैसे देखा जाएगा? तो हम यहां रिलेशन देख सकते हैं कि अगर सर
हमारे पास में यहाँ पे देखा जाए दो दो अक्षर हमारे पास में हैं, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि कोई एक एक अक्षर आपस में रिलेटेड होंगे, ठीक है। और एक एक अक्षर अगर एक दूसरे से संबंधित हैं, हम देखें सी से ई आया है तो सर प्लस का 2 हुआ है, क्योंकि सी 3 नंबर पे होता है, ए 1 नंबर पे होता है वर्णमाला में, ई 5 नंबर पे होता है, सी हमारे पास 3 नंबर पे होता है। ए से सी में भी अगर हम लोग देखें तो हमारे पास प्लस का 2 हुआ है। तो लेटर क्लस्टर होगा तो भी हम इस प्रकार से रिलेशन देखेंगे कि एक से ज्यादा अक्षर हैं तो उनके बीच में इसी प्रकार से रिलेशन देखा जाएगा। रिलेशन क्या होगा, ठीक है। अब यहां पे हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि ज्यादातर समय आपको छोटे नंबर के बीच में रिलेशन देखना होता है। जैसे अभी प्लस का 2 दिखा है तो 2 छोटा है। अगर हम कहें प्लस का 2 तो सर माइनस के 24 के बराबर है, प्लस का 2 तो माइनस के 24 के बराबर है। बात तो सही है, माइनस का 24 करोगे तो भी यही रिलेशन आ रहा है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का हमारे पास में रिलेशन जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड में है, दोनों जाने एक ही स्थान पे हैं, एक ही रिलेशन को दर्शा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे जो छोटा नंबर जिसमें आ रहा हो फॉरवर्ड या बैकवर्ड उसको लिखते हैं। जनरली ये हैबिट आप लोगों की होनी चाहिए सामान्य तौर पर, ठीक। अगर मैं कहूं कि सर टी एक्स का रिलेशन आपको देखना है यहां पे किस तरीके से यह हमारे पास में यहां पर रिलेट हो जाएगा जेड डी के साथ, तो देखो किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अगर दो अक्षर से संबंधित हैं तो एक तरीका, इनके और कितने तरीके हो सकते हैं ये आगे टॉपिकों में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी के लेवल पे मैं आपको बता रहा हूं कि अक्षरों में जो संबंध है वो हमारा पूरा इसी तरीके से इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमेगा। भले वो हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग हो, भले वो हमारे पास अल्फाबेट टेस्ट हो, या हमारे पास में लेटर एनालॉजी हो, लेटर क्लासिफिकेशन हो, इस तरह के संबंध आपको देखने पड़ेंगे। तो देखिए जैसे यहां टी आप जानते हो अंग्रेजी वर्णमाला में 20 नंबर पे है, एक्स हमारे पास में 24 नंबर पे है, जेड हमारे पास में 26 नंबर पे है, डी हमारे पास में 4 नंबर पे है, ठीक है। तो देखो यहां पे प्लस का 6 हुआ है, यहां प्लस का हमारे पास में देखो, यहां आप कहोगे सर माइनस का 20 है, और ये जो माइनस का 20 है 24 से 4 आने में, ये माइनस का 20 भी तो प्लस के 6 के बराबर होता है, ठीक है। आप दोनों जगह ये बोल सकते हो माइनस का 20 हुआ है, या दोनों जगह ये बोल सकते हो प्लस का 6 हुआ है, दोनों समान हैं, ठीक है। माइनस का 20 और प्लस का 6 दोनों समान रिलेशन है। एक में हम फॉरवर्ड देख रहे हैं, एक में बैकवर्ड देख रहे हैं, लेकिन पहुंच एक ही डेस्टिनेशन पे रहे हैं, एक ही जगह पे हम लोग पहुंच रहे हैं। तो एक से ज्यादा लेटर भी अगर हमारे पास में होंगे तो इस तरीके से रिलेशन देखा जाएगा। अब इसमें कई पैटर्न बन जाते हैं, जिन पैटर्न की बात हम टॉपिक जब शुरू होगा तभी करेंगे। अभी के लिए कॉन्सेप्चुअली आपको लेटर्स के बीच में रिलेशन के लेवल पे इतना जानना जरूरी है। इस तरीके से अक्षरों के बीच में संबंध देखा जाता है, ठीक है। और एक चीज मैं बार बार कह रहा हूं, ये आपका बेसिक तैयार हो रहा है यहां पे, मतलब एक आधार, एक होता है ना वो शुरुआत, चीज है क्या उसके बारे में आप जान रहे हो। इन क्लासेस को पूरे अटेंटिव तरीके से पूरा सुनना, पूरा देखना, ठीक है। क्योंकि जब हम टॉपिक्स पे जाएंगे तो मैं मान के चलूंगा कि इतना आपको बहुत अच्छे लेवल पे आता है, इसके आगे ही वहां पे बातें होंगी, ये बातें बार बार नहीं दोहराई जाएंगी, ठीक है। बेसिक के लेवल पे एक बार मैंने रख दी वो सही है, बाकी ये इतना बेसिक्स आपके दिमाग में छप जाएगा इन क्लासेस के बाद में, ये मैं एज्यूम करके चलता हूं कि लेटर पे आगे के टॉपिक करेंगे तो इतना आधारभूत आपके माइंडसेट मैं मान के चलूंगा कि आपने बना लिया। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप इन क्लासेस को अच्छे से देख रहे हो, इनको समझ रहे हो, क्लास पे जाके रिवाइज कर रहे हो, घर पे जाके इनके नोट्स बना रहे हो। ये अभी देखने में बड़ा आसान लगेगा, अरे वाह लेटर से लेटर में रिलेशन, वाह दो दो क्लास में सर एक ही चीज करवा रहे हैं हमको, हम तो समझ गए, हम तो बहुत ज्ञानी है। समझ भी गए, फिर भी मैं बोलता हूं बार बार प्रैक्टिस करनी है, मतलब इनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी इंस्टेंट हो कि एक सेकंड में पूछा जाए तो सेकंड में आपका आंसर आ रहा है, इस लेवल पे मजबूत हो आपकी अंडरस्टैंडिंग। इस लेवल पे अल्फाबेट आपको याद होने चाहिए, उनके बीच में रिलेशंस कैसे देखे जाते हैं, ठीक है। अक्षरों का सम कैसे लिया जाता है, योगफल के साथ विपरीत का योगफल किस तरीके से निकाला जाता है, ये सारी चीजें पता नहीं कितनी बार दोहराई जाएंगी, और इन सब चीजों को एकदम बेसिक के रूप में वहां पे तुरंत तुरंत करवाया जाएगा। तो आप समझो, क्लासेस को रिवाइज करो, नोट्स को रिवाइज करो, लेटर बेस्ड रीजनिंग का बेसिक अभी आपका चल रहा है, इस बेसिक से एक नहीं 7 टॉपिक आपके प्रभावित होंगे, ठीक है। और आगे आओ, ये हमने देखा लेटर क्लस्टर हमारे पास में हो, इसी तरीके से और बड़ा क्लस्टर होगा तो भी अक्षरों के बीच में जो संबंध देखा जाएगा वो संबंध हमारा अक्षरों के बीच में कितने स्थान का अंतर है, उनके बीच में कितने अक्षर हैं, इसी आधार पे देखा जाता है, ठीक है।
अब थोड़ा सा अल्फाबेट जो हमारे पास में है इनके ऊपर बात करेंगे हम लोग, क्योंकि अल्फाबेट का वर्गीकरण क्या है। जैसे संख्याओं में आप गणित के अंदर पढ़ते हो, संख्याएं कितने प्रकार की हैं, कितने भागों में बांट रखा है, पूर्ण संख्या क्या होती है आपके पास में, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, सम संख्याएं कौन सी हैं, विषम कौन सी हैं। वैसे ही एक बेसिक लेवल का एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन अक्षरों के बारे में आपके दिमाग में होना चाहिए, उसकी हम लोग यहां पर बात करें। तो मैं अभी बात कर रहा हूं कि अक्षरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स। तो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, ठीक है, ये आप सब लोग बहुत अच्छे लेवल पे जानते हो। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर हमारे पास में होते हैं, 26 लेटर्स जिनको आप बोलते हैं। और अंग्रेजी वर्णमाला को, इंग्लिश अल्फाबेट्स को, ठीक है, इन्हीं 26 अक्षरों को इंग्लिश अल्फाबेट कहा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला इनको कहा जाता है, ठीक। अब ये हमारे पास में जो है, इनके वर्गीकरण की बात की जाए तो पहले प्रकार का वर्गीकरण स्वर व्यंजन के आधार पे, बेस्ड ऑन वोवल कॉन्सोनेंट। तो बचपन से आप याद करते हुए आए हो कि हमारे पास में अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर 21 व्यंजन होते हैं, 5 स्वर होते हैं, ठीक है। तो यहां हमारे पास में 5 स्वर होते हैं और हमारे पास में 21 व्यंजन यहां पर होते हैं, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर 5 स्वर और 21 व्यंजन होते हैं। 5 स्वरों की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास में होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे पास में पांचों स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास 21 व्यंजन होते हैं, तो इनको छोड़ के जितने बचे हैं वो सारे व्यंजन हैं हमारे पास में, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में बी है, सी है, डी है, एफ, जी, एच है, जे, के, एल, एम, एन है, पी, क्यू, आर, एस, टी है, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड है। ये सारे के सारे हमारे पास में 21 व्यंजन यहां पर हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण अक्षरों का होता है, या अक्षरों को सबसे मूलभूत, सबसे पहले वर्गीकरण की बात की जाए तो आपके दिमाग में वर्गीकरण के नाम पे अक्षरों के बारे में क्या आना चाहिए, वो चीज है हमारे पास में अक्षरों का स्वर और व्यंजन के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। ये मूलभूत है, ये इनके स्ट्रक्चर पे आधारित है, ये अक्षरों पर आधारित है, इनके क्रमों पे और चीजों पे आधारित नहीं है। ये सीधा सीधा हमारे पास अक्षरों के टाइप के ऊपर आधारित है, ठीक है। तो अगर हमें कोई बोल दे कि एक ग्रुप के अंदर हमारे पास में कि सर बी, सी, आई, एम और एक्स में से विषम छांटे, फाइंड द ऑड वन आउट। तो सबसे पहले जो आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए वो इस आधार पे कि सर हम ये देख सकते हैं कि एक तरफ स्वर है, एक तरफ व्यंजन है। तो हमारे पास में यहां पे इनके अंदर अगर देखूं तो ये अकेला स्वर है, बाकी चारों हमारे पास में यहां पे क्या है, व्यंजन है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि आई हमारे पास में बाकी चारों के समूह से अलग है, डिफरेंट है, भिन्न हमारे पास में यहां पर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेशन देखना होता है। जय श्री राम सौम्या, ठीक है। तो ये हमारे पास में यहां पर होता है। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल कंसंट्रेशन यहाँ पे, ध्यान क्लास के ऊपर, समझते हुए चलो चीजों को। ये एक ऐसा वर्गीकरण है, कोई स्कूल में इस तरह का वर्गीकरण नहीं पढ़ा आप लोगों ने। ये डिफरेंट बेसिक्स है आसान, लेकिन चीजों को समझते हुए चलो, क्योंकि इनके ऊपर निर्भरता है आगे आने वाले 6-7 टॉपिकों की, आपके रीजनिंग के 20 से 25-30% वेटेज की,
ठीक है, बहुत एग्जाम में अक्षरों के ऊपर आधारित रीजनिंग जो है वो 35% तक का वेटेज रखती है। तो अति महत्वपूर्ण ये हमारे पास में सेक्शन है जिसके बेसिक्स को हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला वर्गीकरण आपने देखा वोवल कॉन्सोनेंट के ऊपर आधारित। किसके ऊपर आधारित? वोवल कॉन्सोनेंट के ऊपर आधारित। इसके बाद में हम अक्षरों को बांटते हैं। प्रथम अर्ध और द्वितीय अर्ध, यानी कि फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ। ठीक है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के बारे में। अब फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ होता क्या है हमारे पास में? पहला अर्ध और दूसरा अर्ध है क्या भैया? तो ध्यान से समझना, हमारे पास में अंग्रेजी वर्णमाला होती है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला मैंने लिखी, 26 अक्षर हमारे पास में इसके अंदर होते हैं। सर इन दिस ईयर आई विल बी सेलेक्टेड एसएससी सीजीएल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इस लेवल का मनोबल होना चाहिए कि आप कह सको कि हाँ सर मैं सेलेक्ट होके दिखाऊंगी, ठीक है, या होके दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया। और बिल्कुल आपको, आप एक राइट गाइडेंस में है, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। आप आने वाले एग्जाम को दोगे, एग्जाम के अंदर आप सेलेक्ट भी होंगे। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप जो है डेफिनेटली सबसे पहले तो खुद पे विश्वास करना सीखो, क्योंकि जिसे खुद पे विश्वास है वो ही कुछ कर गुजरने का जुनून रखता है, जज्बा रखता है। तो ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर हो कि हाँ मेरे को एसएससी में ये जॉब पानी है, रेलवे में ये जॉब पानी है, इसके अंदर ये जॉब पानी है, इस लेवल का जज्बा बना हुआ अंदर रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। देखिए यहां अगर हम लोग देखें तो ए से और हमारे पास जेड तक के लेटर हैं, 26 अक्षर होते हैं। अब क्योंकि ये सम संख्या में अक्षर हैं तो इसमें बराबर बराबर दो हिस्से बांटे जा सकते हैं 13-13 अक्षरों के। ठीक है, तो शुरू के जो 13 होते हैं वो हमारे पास होते हैं 1 से लेकर के एम, 13 नंबर है एम तक, ये प्रथम हाफ होता है, फर्स्ट हाफ। ये द्वितीय हाफ है, सेकंड हाफ हमारे पास में है। तो बहुत जगह आप इस आधार पे भी क्लासिफिकेशन देखोगे कि हमारे पास में एक पहला आधा भाग है और एक दूसरा आधा भाग है, दोनों आधे आधे भाग हमारे पास में हैं। तो आधा भाग यहां पे 1 से लेकर के 13 अक्षर हो जाते हैं, फिर 14 नंबर से लेकर के 26 तक यहां पे हो जाता है। ये हमारे पास वर्णमाला में एक और तरह का वर्गीकरण हो जाता है, किस आधार पे? पहला आधा भाग और दूसरे आधे भाग के आधार पे। ठीक है, कि भैया पहले आधे भाग से या दूसरे आधे भाग से, इस आधार पे हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में एक और वर्गीकरण हमारे पास में आता है, अंग्रेजी वर्णमाला फॉरवर्ड क्रम के आधार पर। बेस्ड ऑन फॉरवर्ड ऑर्डर। तो देखिए यहां हमारे पास में, सर यू आर गॉड इन रीजनिंग फैकल्टी, लव यू सर, वेलकम, स्टे कनेक्टेड, मेहनत करते हुए चलो। ठीक है, सेलेक्ट हो और सेलेक्ट होने के बाद में समय निकाल के मिलने आओ, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जिस चीज के लिए मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, तो उसमें सफलता सी मिलती हुई दिखती है जब आप लोग सेलेक्ट होते हैं। लास्ट ईयर बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं अलग अलग परीक्षाओं में, और इस साल मैं चाहता हूं कि उसके भी दुगने 3 गुने सिलेक्शन निकले। ठीक है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बेस्ड ऑन फॉरवर्ड ऑर्डर किस आधार पे कर सकते हैं?
तो देखो क्योंकि हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला जो है वो 26 अक्षर है। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, यहां आप देख सकते हो क्योंकि 26 अक्षर हैं और इनमें से 13 सम होते हैं, यानी कि इवन स्थानों पर आते हैं फॉरवर्ड क्रम में भी, और 13 हमारे पास में ऑड स्थानों पर आते हैं। ठीक है, यानी कि विषम स्थानों पे। तो सम और विषम स्थान बेसिकली आप समझते हुए आए हो, संख्याओं का वर्गीकरण भी हमारा सम और विषम के आधार पे होता है। अब हम इनके स्थान की बात कर रहे हैं, इनकी अंग्रेजी वर्णमाला में पोजीशन की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर ये लोग कहां स्टैंड कर रहे हैं लेटर्स, उसकी बात कर रहे हैं। तो आप देखो, अगर इनको फॉरवर्ड में हम क्रम दिए जाएं तो यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये हमारे पास में 26 तक, अप टू 26 हमारे पास में लेटर्स हैं। तो एक बहुत बेसिक सा हमारे पास में वर्गीकरण है कि सम स्थान वाले और विषम स्थान वाले। अब सम वाले हमारे पास बी डी एफ 8 जे एल एन पी आर टी वी एक्स जेड, ये सारे सम स्थानों पे हैं। 13 ही सम स्थानों पे होते हैं, 13 ही विषम स्थानों पर होते हैं। देखो वैकेंसी इस बार बहुत अच्छी रहने के आसार हैं, स्पेशली एसएससी वाले एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, अच्छी वैकेंसी के आसार हैं इस बार, बहुत अच्छी वैकेंसीज, क्योंकि कुछ आरटीआर फाइल हुई हैं और उन आरटीआर के अंदर आपके जो स्पेशली इंस्पेक्टर पोस्ट जो है, या सबसे ऊंची पोस्ट सीएसएस जो हमारे पास दिल्ली के अंदर है, उसमें 1000 पोस्टें खाली है। मैं वास्तव में बता रहा हूं, सीएसएस में 1000 पोस्ट होना ड्रीम होता है हर एक एसएससी एस्पिरेंट का, सीएसएस के अंदर नौकरी लग जाए। अरे मौज ही मौज है, चिल ही चिल है, वर्कलोड सबसे कम है, छुट्टियां तो भैया वीकेंड 2 दिन का होता है, क्या चाहिए, हर एक त्योहार के नाम पे छुट्टी मिलती है। ठीक है, लड़कियों के लिए स्पेशली सीएसएस आपकी नौकरी लग जाए ना, तो गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि लड़कियां ये चाहती हैं एक सुरक्षित माहौल, अच्छा ऑफिस तरीके से जाना, ऑफिशियल काम करना, वापस आना, फील्ड पे कम जाना है, धूप में कम निकलना है, सब हिसाब से सीएसएस बेस्ट होता है। इसके अलावा इनकम टैक्स के अलावा डिफरेंट डिफरेंट इंस्पेक्टर्स की जो पोस्ट है उनके अंदर वैकेंसीज खाली हैं। ठीक है, और भी फैक्टर्स होंगे, लेट्स से गवर्नमेंट अगर बदलती है, ठीक है, तो सबको पता लास्ट गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ वैकेंसीज को थोड़ा सा कम किया था, तो अगर चेंज होती है तो उस सिनारियो में और बढ़ सकती है, मतलब ये डबल हो जाएंगी सीधी, ये मान सकते हो आप। ठीक है, मैं पॉलिटिकली कहीं इंक्लाइन नहीं हो रहा हूं, लेकिन मैं बस बता रहा हूं कि ये किस तरीके से चीजें बदल सकती है। और जो आरटीआई के रिप्लाईज आए हैं, क्योंकि हमारा ध्यान होता है आरटीआई के थ्रू की क्या क्या किस किस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, कितनी सीटें खाली हैं, तो निश्चित रूप से वैकेंसीज अच्छी होंगी। आप लोग मन लगा के मेहनत करते हुए चलो, बस आप अपनी तरफ से 100% दे देना, 100%। और मैं कह रहा हूं जो पढ़ाऊंगा उससे एक चीज बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मैं हमेशा 100% कहता हूं आपसे, जो पढ़ रहे हो उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। अलग अलग है वो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में अलग अलग एज ग्रुप है, कुछ में एज ग्रुप 18 से 25 है, कुछ में 18 से 27 है, कुछ में 18 से 30 है, कुछ में 18 से 32 है, कुछ में 32 प्लस के वैकेंसीज भी आपको मिल जाती है। तो डिपेंड करता है उम्र पे। तो खैर, आ जाते हैं वापस से यहाँ पे वर्गीकरण पे। तो यहां देखा जाए तो यहां हमारे पास में ए से जेड तक यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास में यहां पे अगर आप देखोगे तो 13 सम पोजीशंस पे हैं, 13 विषम स्थानों पे हैं। सम और विषम स्थान के आधार पे एक वर्गीकरण हो जाता है। ठीक, एक और वर्गीकरण होता है इसी से मिलता जुलता, जो होता है हमारे पास में सिंगल डिजिट ऑर्डर। एक अंकीय क्रम और एक है द्विअंकीय क्रम।
ठीक है, तो हमारे फॉरवर्ड क्रम के अंदर देखो बेहतर सारी हैं, हर एक डिपार्टमेंट के प्रो और कॉन्स होते हैं। बेहतर सारी जॉब है, बुरी कोई सी भी नहीं है। आप किसी भी डिपार्टमेंट की जॉब में जाते हो, सबका अपना अपना टाइप का कार्य होता है। ठीक है, अब अंतर आता है उन चीजों के आधार पे, किस में आप आराम से बैठ के थोड़ा सा आपको समय मिल जाए चिल करने का, किस में जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। ठीक है, किसके अंदर पावर ज्यादा है, किसके अंदर आपको फील्ड वर्क मिलता है, किसके अंदर केवल ऑफिशियल काम मिलता है, किसके अंदर बढ़िया ऑफिस में एसी वाला कैबिन मिल जाता है। तो ये अलग अलग फैक्टर सबकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े वेरिएशन सब में देखने को मिलते हैं। बाकी ऑफिशियल पोस्ट सारी ही बेहतर हैं। ठीक है, और कई लोगों का माइंड सेट वो होता है कि कुछ सर अलग से भी मिल जाएगा क्या। ठीक है, तो सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, तो इस आधार पे ये नहीं कहा जा सकता भाई तुम सबके लिए ये अच्छी है ये ले लो। ठीक है, जनरली इनकम टैक्स और सीबीआई की जॉब्स जो हैं वो बेहतर रहती हैं। एमईए के अंदर पोस्ट है अच्छी रहती है एसएससी वालों के लिए। ठीक है, रेलवे वालों के लिए अगर देखा जाए तो जो गुड्स गार्ड हो गया हमारे पास में, या फिर स्टेशन मास्टर हो गया, उस तरह की पोस्ट बढ़िया रहती है। रेलवे ड्राइवर है वो भी सही रहती है, 13 दिन काम है, 17 दिन छुट्टी है, अलग अलग है। अब देखो सिंगल डिजिट और डबल डिजिट की बात करें तो हमारे पास में ये देखना ध्यान से कि 1 से 9 तक अगर हम फॉरवर्ड ऑर्डर देखते हैं तो ये हमारे पास में हो जाते हैं सिंगल डिजिट ऑर्डर। ठीक है, और इसके बाद वाले जो हमारे पास में है जे से लेकर के और जेड तक के, ये सारे हमारे पास में हो जाते हैं डबल डिजिट ऑर्डर। ठीक है, ये कौन से हो जाते हैं, डबल डिजिट ऑर्डर हमारे पास में यहां पर होता है। ठीक है, वो देखो नोटिफिकेशन में होता है सब कुछ। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे उस चीज को अलग से क्लास में, नहीं। ओके, तो मेडिकल किस में होता है, किस में थोड़ा फिजिकल भी रहेगा, तो सब में थोड़ा 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 कुछ कुछ होता है, तो वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कुछ अलग से सेशन रख के, डेफिनेटली करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, अभी क्लास पे वापस आ जाओ सभी लोग। तो सिंगल डिजिट ऑर्डर और डबल डिजिट ऑर्डर की मैं बात करूं, एक अंकीय क्रम और द्वि अंकीय क्रम की बात करूं, तो इसके आधार पे भी कई बार लॉजिक्स में और कई बार इनके वर्गीकरण देखे गए हैं एग्जाम्स के अंदर। तो सिंगल डिजिट आप देख सकते हो, ए से लेकर के और आई तक अगर फॉरवर्ड ऑर्डर देखा जाए तो 1 से 9 तक एक अंकीय हमारे पास क्रम है। ठीक है, और जे से 2 अंकीय क्रम चालू हो जाता है, 10 जैसे 2 अंक इसमें है, और यहां से लेकर के जेड तक हमारे पास में 26 तक द्विअंकीय क्रम होता है। तो बहुत बार ये वाले वर्गीकरण के ऊपर आधारित आपको लॉजिक सवालों में देखने को मिलेंगे। इस वर्गीकरण के आधार पे आपको कुछ तरह के क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं, भले वो कोडिंग डिकोडिंग हो, या हमारे पास में अक्षर वर्गीकरण हो, या हमारे पास में अक्षर यहाँ पर एनालॉजी हो, सभी जगह इस तरह के वेरिएशन को देखने को मिलेगा। तो एक वर्गीकरण ये भी होता है सिंगल डिजिट ऑर्डर, डबल डिजिट ऑर्डर, एक अंकीय क्रम, द्विअंकीय क्रम हमारे पास में यहां पर होता है। आगे आ जाओ। ठीक है, अब क्रम की ही बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं, तो क्रम के आधार पे हमारे पास में एक और वर्गीकरण, कुछ रैंडम वर्गीकरण किस तरह के होंगे। ठीक है, अभाज्य स्थानों पर संख्या पर क्रम, प्राइम नंबर पोजीशन बेस्ड। तो देखिए यहां हमारे पास में प्राइम नंबर की पोजीशन के ऊपर आधारित अगर मैं देखूं तो यहां हमारे पास में ए से लेकर के और जेड तक के लेटर्स हमारे पास में हैं। तो इनके अंदर आप देख पाते हो कि सर हमारे पास अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, ये सारी संख्याएं हमारे पास में वो हैं। ठीक है, टीचिंग जॉब्स इज सेलिंग इन वेस्ट बंगाल। देखो नौकरियों के बिकने की घटनाएं और पैसा देके नौकरियां डायरेक्टली लेने की घटनाएं हमेशा से रही हैं। हाँ, पिछले 5-7 साल में बहुत बड़े स्केल पे ये चीजें हुई हैं। पर मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम रीजनिंग में पढ़ते हैं बीइंग पॉजिटिव, यानी कि कुछ अजम्पशंस हमको मान के चलने होते हैं। एज ए स्टूडेंट आप इतना हमेशा मान के चलो कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपके चांसेस हैं कि आपकी मेहनत के आधार पर आप सेलेक्ट होंगे।
ठीक है, नेगेटिव एस्पेक्ट को आपको साइड करना होता है। हाँ, बहुत तरह की चीजें हो रही है, न्यूज से लेकर के सभी जगह आप सुनते हो, अपने पीयर ग्रुप के अंदर सुनते हो, सब कुछ है। वो पहले भी था, अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है 3-4 साल से। ठीक है, इतना अंतर है। और थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा हो रहा है, मैं मानता हूं उस चीज को, लेकिन जो स्टूडेंट लिटरली मेहनत कर रहा है वो भी सेलेक्ट होता है। अब भले ही आधा आधा भी रेशो चल रहा होगा, तब भी आधी सीट पे तो मेहनत करने वाला ही सेलेक्ट हो रहा है। तो यू विल बी सिलेक्टेड इफ यू वर्क हार्ड। आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, आप यहां आए हो, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं आपको इसका बहुत बेनिफिट होगा। यहां आप लोग ऐसे कॉन्सेप्ट को, ऐसे तरीकों को पढ़ते हो जो एग्जाम में आपको डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होंगे। रीजनिंग पे आपने काम कर लिया तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट करते हो वो इंक्रीज होना ही होना है। ठीक है, यहां मेहनत कर ली तो यहां सबसे ज्यादा समय आप रीजनिंग में बचा सकते हो। ना मैथ्स में इतना कम हो सकता, ना इंग्लिश में इतना कम नहीं हो सकता जितना रीजनिंग में हो जाता है। ठीक है, जिसको 30 मिनट का समय लग रहा है वो खींच के उसको 10, 12, 13 मिनट पे ले आता है। जिसको 20 मिनट लग रहा होता है वो 10 मिनट पे ले आता है इस समय को। तो स्कोप बहुत है यहाँ पे समय को कम करने का, और जो बचा हुआ समय है वो डेफिनेटली दूसरे सब्जेक्ट में बूस्टर का काम करता है, इसलिए स्कोर बूस्ट हो जाता है। तो मेहनत करो, यहाँ पे सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको एक ग्रिप देगा, एक कमांड देगा। अब तक अगर आपने कोई पेपर अटेम्प्ट किया है तो उसमें स्कोर को बूस्ट करने में मदद करेगा उससे। यहां देखो, ये हमारे पास में अभाज्य स्थान है। अभाज्य स्थानों पर हमारे पास 2 नंबर पे होता है बी, 3 नंबर पे सी है, और ये हमारे पास में ई 5 नंबर पे है, 7 नंबर पे हमारे पास में जी है, के हमारे पास 11 नंबर पे है, और एम हमारे पास 13 नंबर पे है, क्यू हमारे पास 17 नंबर पे है, और डब्ल्यू हमारे पास में 23 नंबर पे है। ठीक है, इन क्रम में देखा जाए तो ये हमारे पास में अक्षर हैं जो अभाज्य स्थानों पर आते हैं, और इन्हें छोड़ करके ये कितने हो गए हमारे पास में, 3, 3, 6, 7, 8, 8 अक्षर अभाज्य स्थानों पर हैं। और इनके अलावा हमारे पास में 18 अक्षर जो हैं वो नॉन प्राइम नंबर्स हैं, नॉन प्राइम पोजीशन। ठीक है, गैर अभाज्य स्थान जो है वो हमारे पास में हो जाते हैं। तो 8, 18 ये इस तरीके से वर्गीकरण आप देख सकते हो इसके अंदर। इसके बाद में अगर देखा जाए तो हमारे पास में पूर्ण वर्ग स्थानों पर, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर स्थानों पर, तो परफेक्ट स्क्वायर जो पोजीशंस हमारे पास में है इसमें देखा जाए तो यहां हमारे पास में ठीक है, तो देखो पूर्ण वर्ग स्थानों की बात की जाए तो हमारे पास में पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, जैसे एक अपने आप में पूर्ण वर्ग है, एक का, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर हमारे पास में 25 है। तो आप देखो, 1 नंबर पे ए होता है, डी 4 नंबर पे होता है, आई 9 नंबर पे होता है, पी हमारे पास 16 नंबर पे होता है, और वाई हमारे पास 25 नंबर पे होता है। तो हमारे पास में 5 अक्षर ऐसे होते हैं जो पूर्ण वर्ग स्थानों पे होते हैं, और इनके अलावा 21 अक्षर ऐसे होते हैं जो पूर्ण वर्ग स्थानों पर नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां 5 अक्षर हमारे पास ऐसे हैं, 5 लेटर्स ऐसे हैं, और देखा जाए तो बचे हुए जो 25 अक्षर ऐसे हैं जो अपूर्ण स्थानों पर हैं। ठीक है, पूर्ण स्थानों पर नहीं है। तो ये हमारे पास में यहां पर हो जाते हैं पूर्ण स्थानों पर जो नहीं है। इनके अलावा जो बच गए वो सारे के सारे इस तरफ आ जाएंगे। इनके अलावा जो रेस्ट हैं, 26 अक्षरों में से 5 इधर होते हैं हमारे पास में, सॉरी, और ये 21 इस तरफ होते हैं हमारे पास में, 21 और 5 26 हमारे पास में यहां पर होंगे। ये पूर्ण वर्ग स्थान के आधार पर। इनके ऊपर कई बार सीरीज पूछ ली जाती है, इनके ऊपर कई बार वर्गीकरण पूछ लिया जाता है, इनके ऊपर कई बार आप लोगों से एनालॉजी पूछ ली जाती है, इनके ऊपर कई बार आपके पास में कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि पूर्ण वर्ग स्थानों वाले जो लेटर हैं उनके ऊपर अलग लॉजिक लग रहा है, और अपूर्ण वर्ग वालों पे अलग लॉजिक लग रहा है। तो ये चीजें हमेशा दिमाग में हो कि हम, एक तरीका अक्षरों को ये देखने का हो सकता है, एक तरीका अक्षरों में ये भी हो सकता है कि अभाज्य स्थानों पर है, एक तरीका सम विषम के आधार पर हो सकता है आपके पास में। ठीक है, आगे आओ। पूर्ण घन स्थान के आधार पर
पूर्ण घन स्थान के आधार पे देखा जाए तो परफेक्ट क्यूब पोजीशन के ऊपर बेस्ड ऑन, देखिए ध्यान से, पूर्ण घन हमारे पास में एक का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है हमारे पास में। तो हम जानते हैं 1 से 26 तक का ही क्रम होता है। तो बेसिकली पूर्ण घन पोजीशंस पे हमारे पास में ए जो है पूर्ण घन स्थान पे है, और 8 नंबर पे हमारे पास एच होता है, क्योंकि 27 नंबर पे कुछ नहीं होता। 27 का मतलब है 26 के बाद तो ये वापस से ए ही हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको दो अक्षर यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलते हैं, जिनमें पूर्ण घन स्थान के ऊपर वो अक्षर हमारे पास में आए हैं, जबकि हमारे पास में यहां 24 अक्षर इसके अलावा ऐसे हो जाते हैं जो अपूर्ण घन स्थानों पर। ये भी दिमाग में रखना होता है, कई बार इस आधार पे आपको वेरिएशंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनका भी आपको यहां पे ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे चलें। ये पूर्ण घन स्थानों पर हमारे पास में हो गया, परफेक्ट क्यूब पोजीशंस हो गई, परफेक्ट स्क्वायर हमने देख लिया, अभाज्य पोजीशन हमने देख ली, इवन ऑड के आधार पे हमारे पास वर्गीकरण हो गया, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ हो गया, सिंगल डिजिट डबल डिजिट हो गया, स्वर व्यंजन के आधार पे हो गया। ये सब आपको दिमाग में रखने होते हैं, क्योंकि इन सब के आधार पे आपको कहीं ना कहीं अक्षरों में लॉजिक्स, अक्षरों में पैटर्न्स और अक्षरों में जो हैं वो हमारे पास सीरीज से लेकर के सभी तरह के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये अक्षरों के वर्गीकरण के बारे में हमने यहां पर बात करी कि अक्षरों को कितने प्रकार से वर्गीकृत यहां पे किया जा सकता है, क्या क्या वर्गीकरण हमारे पास में हो सकता है। इसके अलावा कुछ डायग्रामेटिक बेस्ड ऑन हमारे पास में भी होते हैं, जैसे मिरर इमेज में हम लोग डिस्कस करेंगे कितने अक्षर ऐसे हैं जो हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक हैं, कितने अक्षर ऐसे हैं जो वर्टिकल सिमेट्रिक हैं। ये मिरर इमेज का जो टॉपिक आएगा उसी में डिस्कस करेंगे, और वहीं पे वो चीज काम में आती है जब हम नॉन वर्बल जो हैं उसके अंदर ये चीजें डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, अच्छा 19 छोड़ दिया क्या हमने प्राइम में? प्राइम किधर गया? अब आज में 19 छोड़ दिया क्या? अरे हाँ, 19 भी यहाँ पे है बिल्कुल, तो एस भी होगा। हाँ ये पॉइंट बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, 9 17 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23, हाँ 19 हमारे पास में प्राइम पोजीशन होती है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये 9 17 हमारे पास में फिर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, पूर्ण वर्ग की बात की, 1 4 9 16 25 हमारे पास में हो गया, 21 हमारे पास में अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम अक्षरों के अंदर वर्गीकरण यहां पर देख सकते हैं। ये अक्षरों का हमारे पास में एक मूलभूत वर्गीकरण हो जाता है, जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा अक्षरों के ऊपर आधारित किसी भी प्रकार के प्रश्नों के अंदर। ठीक है, हमेशा आपको इसका ध्यान यहां पर रखना होता है। अब हम लोग आ जाते हैं कि हमारे पास में सम में कई तरह की वेराइटीज होती हैं। डिफरेंट सम इन ए वर्ड, एक अक्षर में अलग अलग प्रकार के योग। ठीक है, बहुत जबरदस्त सी चीज आप यहां पे सीखने वाले हो, और ये हमारे काफी काम भी आती है। ठीक है, तो क्या कुछ एक वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक शब्द के बारे में, जो कि शब्द क्या होता है? शब्द हमारे पास में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से मिलकर बना है। ठीक है, तो शब्दों के बारे में क्या कुछ आपको पता होना चाहिए जो रीजनिंग के अंदर आपके काम में आती हैं, इस तरह की चीजें क्या होनी चाहिए। तो यहां देखो, कोई भी शब्द है हमारे पास में, जैसे एक है हमारे पास में यहां पे, ठीक है, एक है हमारे पास में यहां पे, तो ये देखो क्या अंतर है यहां पे। एक अंतर ये हो जाता है कि सर ये एक सार्थक शब्द है।
कैसा शब्द है ये हमारे पास में एक सार्थक शब्द है, ठीक है। और सार्थक शब्द हमारे पास में ये है यहां पे एक मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है। इसके बारे में क्या बोलेंगे कि सर ये नॉन मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है। असार्थक इसको बोल दो सब। तो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ लेटर, इसको हम कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है ग्रुप ऑफ लेटर या फिर क्लस्टर। क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर या फिर क्लस्टर, अक्षरों का समूह। जबकि इसको हम कहते हैं शब्द, वर्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास में ये नॉन मीनिंगफुल वर्ड तो हमने केवल इसको लिख दिया है, बट शब्द ये नहीं होते, नॉन मीनिंगफुल क्लस्टर इसको कह देते हैं हम लोग, असार्थक अक्षर समूह। तो ये एक तरीके से असार्थक अक्षर समूह है, ये एक अक्षर नहीं है, ये एक शब्द नहीं है, ये एक शब्द है। क्यों शब्द है? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में इसका मतलब होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में अर्थ है, ठीक है। इसका जो मीनिंग है वो हमारे पास पिंक जो है, पिंक का मतलब हमारे पास में गुलाबी, गुलाबी जैसे कि गुलाबी शहर से आपकी क्लासेस लाइव चलती हैं, तो गुलाबी जो हमारे पास में है ये वर्णमाला में इसका अर्थ है, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर इसका मीनिंग निहित है, ठीक है। लेकिन हमारे पास में ये जो शब्द है अंग्रेजी वर्णमाला में इसका अर्थ नहीं है, इसीलिए हम इसको यहां पर कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला नहीं, इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरी में इसका अर्थ है, अंग्रेजी जो डिक्शनरी हमारे पास में, डिक्शनरी में इस शब्द का अर्थ होता है गुलाबी, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। तो इस आधार पे हम शब्द को और एक अक्षरों के समूह को, अक्षर का समूह कब है, जब उसका कोई मतलब नहीं है तो अक्षर का समूह है, इसको लेटर क्लस्टर कहते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स कहते हैं। जब इसके अंदर हमारे पास इसका सार्थक मतलब हो जाता है तो इसको एक सार्थक शब्द कहा जाता है, यहां पर इसको एक मीनिंगफुल वर्ड कहा जाता है, अर्थ के साथ में हमारे पास शब्द इसको कहा जाता है। ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। अब हम जैसे अल्फाबेट टेस्ट हम लोग पढ़ते हैं, अल्फाबेट के ऊपर आधारित टेस्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें एक तरह का हमारे पास में ये भी हमारे पास में डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। एक आधार पे ग्रुप ऑफ लेटर्स में ये वर्गीकरण हमारे पास में है, एक ये वर्गीकरण भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ये तो एक सार्थक शब्द है। अब किसी शब्द के बारे में ये पता आपको कैसे लगेगा कि वो सार्थक है या नहीं, इसके लिए आपको उसके मतलब पता होने चाहिए, और अंग्रेजी जो हमारे पास में डिक्शनरी है, ठीक है, अंग्रेजी जो शब्दकोश है उसका ज्ञान जरूरी है। ये भले आप किसी भी बोर्ड से हैं, आप रेलवे के कैंडिडेट हैं जहां इंग्लिश नहीं आती, आप एसएससी के कैंडिडेट हैं जहां रीजनिंग आपके पास में पूछी जाती है, या स्टेट लेवल कोई भी परीक्षा है जहां पे इंग्लिश आती है नहीं आती, ये डाउट आपका हमेशा रहता है कि क्या सर अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान बिल्कुल बेसिक के तौर पे रीजनिंग में हमेशा पूछा जाता है। इन सार्थक शब्दों के ऊपर क्वेश्चंस आपके रेलवे के परीक्षा और इसके अलावा स्टेट लेवल डिफरेंट स्टेट के एग्जाम हैं, यूपी, बिहार है, राजस्थान है, एमपी है, महाराष्ट्र है, जहां अंग्रेजी सिलेबस में नहीं थी, लेकिन अंग्रेजी शब्दकोश के ऊपर आधारित, सार्थक शब्द के ऊपर आधारित, मीनिंगफुल वर्ड के ऊपर आधारित क्वेश्चंस रीजनिंग के द्वारा पूछे गए, जो सीधा 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 जो वॉकैब होती है, वॉकैब के ज्ञान के ऊपर हो गए, ठीक है। यानी कुल मिला के जो आपकी वॉकैब है वो वॉकैब स्ट्रांग होनी चाहिए। अब आपका माध्यम कौन सा भी हो, मैं बार बार यहां पे रिपीट कर चुका हूं, आप रेलवे स्टूडेंट हैं, आप एसएससी स्टूडेंट हैं, आप जो हैं एक स्टेट का एग्जाम देने वाले हैं जिसमें अंग्रेजी आती है या नहीं आती है बिल्कुल भी, तब भी आपकी वॉकैब स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं हजारों एग्जाम करवा चुका, हजारों क्वेश्चंस आपके हैं, 30-40 हजार क्वेश्चंस मैंने
करवा रखे हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। बेस्ट जो है वो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अलग अलग पेपरों को देखने में, उनके एनालिसिस आप लोगों तक लाने में। ठीक है, ज्यादातर पेपर्स आपके जो है वो मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं। ठीक है, तो इस आधार पे इतने सारे एग्जाम्स को देखने के बाद में मैं बहुत स्ट्रांगली ये चीज आपसे कहता हूं कि वॉकैब पार्ट तो भैया मजबूत होना ही चाहिए। टाइम के साथ में भले आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं हो, पर वॉकैब पे मेहनत आपको हमेशा करनी होती है, अंग्रेजी आए या नहीं आए, क्योंकि इसके ऊपर आपके रीजनिंग में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी थी जिन परीक्षाओं में दो दो तीन तीन क्वेश्चंस केवल वॉकैब के ऊपर पूछे गए। 2018 से 2022 के बीच में अचानक से इन क्वेश्चंस में एक बूम देखने को मिला। 2022 के बाद से 2024-25 के सेशंस के बीच में हमारे पास में वो बूम हल्का सा कम हुआ, लेकिन जीरो नहीं हुआ। अब जिनके सिलेबस में अंग्रेजी है उनको तो मैं बार बार गौर नहीं करता, आपको तो वैसे भी इंग्लिश में वॉकैब पढ़नी पड़ती है, नहीं पढ़ोगे तो थोड़ा नुकसान रीजनिंग में भी होगा, लेकिन जिनके सिलेबस में अंग्रेजी नहीं है उनको थोड़ा देखना यहां पे जरूरी होता है। ठीक है, अब मैं आपको बहुत गजब सी चीज बता रहा हूं, क्यों आपको वॉकैब की नॉलेज होनी चाहिए, आइडिया लग जाएगा। इन चारों शब्दों से ये शब्द बन सकता है। इन चारों को अरेंज कर दो, पी के बाद आई, आई के बाद एन, एन के बाद के, तो पिंक शब्द बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा ये दिख रहा है सबको, जानबूझ के मैंने ऐसा शब्द यहां पे लिखा। अब होने को तो ये नॉन मीनिंगफुल क्लस्टर है, अक्षरों का समूह है, असार्थक हमारे पास में यहां पे ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन इससे एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं अनस्क्रैम्बलिंग। ठीक, निर्माण किया जा सकता है, हिंदी में कोई एक शब्द नहीं होता इसके लिए। ठीक है, सार्थक शब्द का निर्माण हो सकता है इन अक्षरों से। तो बहुत जगह ये जो एबिलिटी थी, ये जो इस एबिलिटी की मैंने बात करी कि एक शब्द के अक्षरों को आपस में पुनर्व्यवस्थित करके उससे सार्थक शब्द बनना, इसको अनस्क्रैम्बलिंग कहते हैं। और अनस्क्रैम्बलिंग के ऊपर प्रश्न आप लोगों के डिफरेंट परीक्षाओं में पूछे गए थे। अब ये कोई हमारे पास में इंग्लिश सब्जेक्ट का ज्ञान तक लिमिटेड नहीं रह जाता, क्योंकि रीजनिंग के अंदर आप लोगों से इस टाइप के ऊपर, अनस्क्रैम्बलिंग के ऊपर क्वेश्चंस, वो बार बार मैं कह रहा हूं रेलवे एग्जाम्स की, क्योंकि रेलवे एग्जाम्स में इंग्लिश पार्ट नहीं है, तो रेलवे के जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये लगता है कि हमारे तो अंग्रेजी आएगी नहीं, लेकिन उनको बढ़िया दर्शन हो जाते हैं अनस्क्रैम्बलिंग और इस टाइप के क्वेश्चंस के रीजनिंग के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं वॉकैब पार्ट अगेन स्ट्रांग आप लोगों का बहुत अच्छे लेवल पे हो। अब भले एग्जाम में अंग्रेजी आपके हो कंपलसरी या नहीं हो, रीजनिंग नहीं हटेगी, रीजनिंग का बेटे समय के साथ में बढ़ेगा ही। हर बोर्ड जो है इस चीज को कंसीडर कर रहा है कि कैलकुलेटिव स्किल्स से ज्यादा सोचने, थॉट प्रोसेस, एलिमिनेशन मेथड, ऐसे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हो, ये एक एग्जामिनर चाहता है, जो स्टूडेंट सेलेक्ट होकर वहां पे जॉब करने जाते हैं उनके अंदर होना चाहिए। तो अनस्क्रैम्बलिंग के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं व्यवस्थित करके और एक सार्थक शब्द बन सके, इनके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। वॉकैब की नॉलेज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं एक नॉन मीनिंगफुल क्लस्टर, असार्थक समूह कहते हैं। अक्षरों का समूह इसको कहा जाता है, ग्रुप ऑफ लेटर कह देते हैं, क्लस्टर कह दिया जाता है। इसको एक सार्थक शब्द कहा जाता है। शब्द इसको जब बोलते हैं जब ये हमारे पास अंग्रेजी शब्दकोश के अंदर है, तो इसको शब्द यहां पे कहा जाता है, वरना शब्द नहीं कहते जब तक उसके अक्षरों से कोई सार्थक शब्द नहीं बनता। तो ये जो नॉलेज है कि कौन सा तो सार्थक शब्द है अंग्रेजी डिक्शनरी में आता है, कौन सा नहीं आता है, ये नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए। रीजनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, जो हमारे पास में शब्द हैं, क्या किसी एक क्लस्टर को बदल के और एक सार्थक शब्द लाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, इसकी नॉलेज के ऊपर भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो दोनों आपको बहुत अच्छे लेवल पे आने चाहिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर आपको हो जाए। ये पार्ट ऐसा है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीक होता है, मतलब लगभग हर एक स्टूडेंट, क्योंकि वॉकैब पे आप हमेशा मेहनत नहीं करते हो, और कई बार बहुत गजब के क्वेश्चंस आप लोगों के अनस्क्रैम्बलिंग के ऊपर, या सार्थक शब्द बनाने को लेकर के, या कौन सा सार्थक नहीं है इसको लेकर के आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है बताओ इनमें से कौन सा सार्थक शब्द है। अब पता तभी लगेगा जब वॉकैब से आपको पता है कौन सा तो शब्दकोश में आता है, कौन से नहीं आते। या पूछ लिया जाए कौन सा सार्थक शब्द नहीं है,
या सार्थक में बदलने के बाद में इनमें से कौन सा अलग होगा, सार्थक में बदलने के बाद में इनमें से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, या सार्थक में बदलने के बाद में इनके दो अक्षरों को लेकर के और उन पे कोई संक्रिया लगा दी जाए। तो ये वाली चीज आपको हर जगह दर्शन देगी। ये चीज आपके पास में वर्गीकरण के अंदर आएगी, ये चीज आपके पास में एनालॉजी के अंदर आएगी, ये चीज आपके पास में यहां पर अल्फाबेट टेस्ट के अंदर आएगी। इन सब जगह आप लोगों से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिला के घूम फिर के बात वहीं पर आती है, आपकी वॉकेब को मजबूत करना पड़ेगा, आपको वॉकेब की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहां इसके लिए वॉकेब के अलावा कोई तरीका नहीं बनाया जा सकता। वॉकेब जिसको पता ही नहीं है वो ये बेचारा पता ही नहीं कर पाएगा कौन सा सार्थक शब्द है, ठीक है। या ये जो एबिलिटी है कि इसके क्या कहते हैं, इसके अक्षरों को आगे पीछे व्यवस्थित करके सार्थक शब्द बनाने की, इसको पुनर्व्यवस्थित करने की, ठीक है, इसको पुनर्व्यवस्थित करने की, तो इसे हमारे पास में ये एक स्किल है, इसके ऊपर हमेशा से रीजनिंग के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। ये भी एक तरीके से तर्क हो गया, कॉम्बिनेशंस के बारे में सोचना, अलग अलग इसके कॉम्बिनेशंस के बारे में सोचना, तो इसके ऊपर हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कुछ मैं आपको बता दूं यहां पे, ये क्या है, एक देखते हैं आप में से कितने लोग बता पाते हैं ये क्या है। इसको मैं एक शब्द कह दूं या इसको मैं एक अक्षर क्लस्टर कहूं, अक्षरों का समूह कहूं, ये चीज क्या है? ये एक अक्षरों का समूह है, अक्षर समूह है, लेटर ग्रुप है, या आपके पास में यहां पे एक शब्द है, मीनिंगफुल वर्ड। क्या है ये एक तरीके से? देखो कुछ लोगों ने तुरंत आंसर किया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो देखो ये जो है MNIT हमारे पास में एक अक्षर समूह है। अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसा कोई नाम नहीं होता। हाँ, MNIT कॉलेज जरूर है, लेकिन वो एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन का मतलब होता है कि एक बहुत बड़े नाम के पहले पहले अक्षरों को लेकर के एक शब्द बना दिया जाए, ठीक है। वो शब्द नहीं होता, ग्रुप ऑफ लेटर्स ही होते हैं, ठीक है। MNIT मीन्स मनी को प्लेस, नहीं नहीं। अब इससे हमारे पास में एक पुनर्व्यवस्थित करने के बाद में करके अनस्क्रैम्बलिंग करके, अनस्क्रैम्बलिंग करके इससे बनेगा मिंट। मिंट। अब मिंट हमारे पास में एक सार्थक शब्द है। मिंट जो है ये क्या है? एक हमारे पास में सार्थक शब्द है। यहां ये अक्षर समूह था, अब ये एक हमारे पास में सार्थक शब्द है, मीनिंगफुल वर्ड है। मीनिंगफुल वर्ड यहां पे है, ठीक है। अब ये हमारे पास में क्या हो गया? एक सार्थक शब्द हो गया और एक मीनिंगफुल वर्ड हो गया। अब ये अंग्रेजी डिक्शनरी के अंदर पाया जाता है। तो ये शब्दकोश में ये चीज नहीं है हमारे पास, लेकिन ये शब्दकोश के अंदर है, डिक्शनरी के अंदर ये चीज हमारे पास में बिल्कुल है। तो अंग्रेजी शब्दकोश के अंदर, इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर मिंट शब्द है, लेकिन MNIT शब्द हमारे पास में नहीं है, ठीक है। MNIT एक एब्रीविएशन के रूप में कई जगह आ जाता है। एब्रीविएशन फॉर्म को एक सार्थक शब्द नहीं कहते हैं। चलिए मैं बता ही देता हूं इस पे। क्लस्टर्स, इसकी नॉलेज जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर
हेलो 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 हेलो। चलिए, वॉइस इज ओके। अब देखो, एब्रीविएटेड क्लस्टर क्या होता है, एब्रीविएशन हमारे पास में क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म भी आप इसको बोलते हो, कई जगह शॉर्ट फॉर्म आपके पास में आती है। इसके बीच में अंतर को समझना जरूरी है, वरना आप गलती करोगे। अब देखो, जैसे मैंने लिखा BSR, ठीक है, तो BSR एक क्या हुआ सर, ये हमारे पास में एक अक्षर समूह है, अक्षर क्लस्टर है। लेटर क्लस्टर, ये किसके लिए आया है, ये आया है बलराम सर रीजनिंग के लिए। तो यहां ध्यान से देखो, एब्रीविएशन क्या होता है, यहां पहला अक्षर लिया है B, यहां से S लिया है और यहां से R लिया है। इस तरह के शब्द को हम लोग यहां पे एब्रीविएटेड क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्रीविएटेड, ठीक है, एब्रीविएटेड क्लस्टर इसको कहते हैं। ठीक है, ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, सार्थक शब्द नहीं है, कैन नॉट बी फाउंड इन इंग्लिश डिक्शनरी। अंग्रेजी वर्णमाला में ये नहीं पाया जा सकता। BSR एक एब्रीविएटेड वर्ड है। तो एब्रीविएटेड शब्द क्या हो गया हमारे पास में, ऐसा शब्द जो एक सार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, कई बार ये सार्थक हो जाता है, जैसे अभी आपने इलेक्शंस में सुना होगा कि एक नया अलायंस बना है जिसका नाम है INDIA। ठीक है, अब इसका पूरा नाम जो है इंडिया, एक हमारे पास देश का नाम है, लेकिन उस अलायंस ने जो नाम रखा है उसका एब्रीविएशन ये हमारे पास में है। क्या है, एब्रीविएशन INDIA। ठीक है, इसी तरीके से UPA आप लोगों ने सुना होगा, वो भी एक एब्रीविएशन है, UPA हमारे पास में। ठीक है, तो ये सारे के सारे एब्रीविएटेड शब्द हैं, आप लोगों ने जरूर सुने होंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे आप लोगों के दिमाग में ये चीज जरूर आई होगी। ये एब्रीविएटेड शब्द होते हैं, ये सार्थक शब्द में हमारे पास में काउंट नहीं होते। लेकिन एब्रीविएटेड शब्द कई बार एक सार्थक शब्द बना भी लेता है, कई बार ये सार्थक शब्द नहीं भी बनाता है। ये आपको दिमाग में जरूर रखना है कि एब्रीविएटेड शब्द जो हैं वो सार्थक शब्द के रूप में भी हो सकते हैं और कई बार सार्थक शब्द के रूप में नहीं भी रहते हैं आपके पास में। ठीक, तो ये एब्रीविएटेड शब्द के बारे में आपने देखा, पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो शब्दों के सार्थक रूप के रूप में या असार्थक रूप के रूप में हमारे पास जो वर्गीकरण है शब्दों का, इसके ऊपर भी आपकी रीजनिंग की नॉलेज के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए इतना आप रिवीजन करके आओ। ठीक है, ये क्लासेस बड़ी मजेदार हैं, इसमें आप अक्षरों के बारे में, अक्षर क्लस्टर, शब्दों के बारे में, अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में ऐसी चीजें सीखोगे जो आपने पहले नहीं देखी होंगी। ठीक है, इंटरेस्ट लेना है, लाइव रहना है, क्लासेस को एंजॉय करके पढ़ते हुए चलो। जब आप जिस चीज को चाहते हो उसको एंजॉय करने लग जाते हो ना, तो आप ये समझ लो सफलता की तरफ आप पुरजोर पूरी तेजी के साथ में बढ़ रहे हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।